हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सत्यभामा सिंह राजपूत। आज आर्द्रभूमि के बारे में पढ़ते हैं और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत में 75 आर्द्रभूमि हो गई हैं। अब आर्द्रभूमि क्या है उनके बारे में जानते हैं। आर्द्रभूमि है स्थलीय और जलीय जो पारिस्थितिकी प्रणाली है उनके बीच में जो संक्रमणकाली भूमि होती है, जो भूमि है जहाँ जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उतले पानी से ढकी होती है, वो क्या है, आर्द्र भूमि होती है। जैसे कि हमें नीचे इमेज में दिख रहा है कि आर्द्र भूमि इस तरह की छिछली टाइप की होती है, जहाँ जल और भूमि जो मिट्टी है वो मिली हुई रहती है। कई सारी वनस्पति यहाँ पर उगी हुई रहती हैं। अब जो 2022 में आर्द्रभूमि दिवस बनाया गया था 2 फरवरी को, उसमें जो थीम थी वो यह थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब जो हमने अभी बात की 75 आर्द्रभूमि की, वो रामसर साइट में, हमारे देश में तो कई सारी आर्द्रभूमियाँ स्थित हैं, परंतु रामसर साइट में क्या है 75 आर्द्रभूमियाँ घोषित की गई हैं भारत में। तो रामसर साइट क्या है या रामसर समझौता क्या है वो उसके बारे में जानते हैं। तो रामसर समझौता 1971 में 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, और जो रामसर जो जगह है वो ईरान में है। और ये क्यों हुआ था, वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि की गई थी। ठीक, और फिर जो समझौता हुआ था उसी का नाम क्या रख दिया था, रामसर समझौता या रामसर अभिसमय। अभिसमय का मतलब होता है कन्वेंशन, ठीक है। और ये समझौता ये प्रभाव में आया था वो था 21 दिसंबर 1975, परंतु भारत ने इसमें शामिल नहीं हुआ था। जब ये बना था, भारत ने इस संधि को जो अपनाया था वो 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षरित किया गया था। और 2 फरवरी को जैसा हमने जाना कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, और यह आर्द्रभूमि दिवस है वो 1997 से मनाया जा रहा है। और भारत में 75 आर्द्रभूमियाँ जो रामसर साइट में नोटिफाइड है वो हैं। अब आर्द्रभूमि कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे तटीय आर्द्रभूमि, यानी तटीय आर्द्रभूमि में तटीय आर्द्रभूमि भूमि और खुले समुद्र के बीच के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो तटरेखा, समुद्र तट, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों की तरह नदियों से प्रभावित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मैंग्रोव या दलदल, जो दलदली क्षेत्र होता है वो तटीय आर्द्रभूमि, तटों के किनारे जो पाई जाती हैं वो आर्द्रभूमि क्या कहलाती है, तटीय आर्द्रभूमि। उथली झीलें वाले तो तालाब, मतलब ये आर्द्रभूमि स्थायी या अर्धस्थायी पानी वाले क्षेत्र में जिसमें कम प्रवाह होता है, इसमें तालाब, स्प्रिंग पूल, साल्ट लेक और ज्वालामुखी क्रेटर झीलें शामिल होती हैं। दलदल, ये जल से संतृप्त क्षेत्र या पानी से भरे क्षेत्र होते हैं और गीली मिट्टी की स्थिति के अनुकूल जड़ी बूटियां वाली वनस्पति इनकी विशेषताएं होती हैं। दलदल को आगे ज्वारीय दलदल या गैर ज्वारीय दलदल के रूप में जाना जाता है। ये दलदल होते हैं मीथेन का बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अवशोषण करके रखते हैं, अपने अंदर कैप्चर करके रखते हैं। इस स्वैम्प्स, ये क्या होता है, स्वैम्प्स क्या होता है, ये मुख्य रूप से सतही जल द्वारा पोषित होते हैं तथा यहाँ पेड़ व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। मीठे पानी या खारे पानी के बाढ़ के मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है। और अब बॉक्स क्या होता है, जो बॉक्स होता है वो होता है दलदल, पुरानी झील, घाटियाँ या भूमि में जल भराव वाले गड्ढे हैं। इनमें लगभग सारा पानी वर्षा के दौरान जमा होता है। मुहाना, जैसे नदी जहाँ पर गिरती है उसे मुहाना कहा जाता है। जैसे जो डेल्टा का निर्माण होता है, जैसे कि नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, जहाँ जैव विविधता का एक अत्यंत समृद्ध मिश्रण देखने को मिलता है। इन आर्द्रभूमियों में डेल्टा, ज्वारीय, मड फ्लैट्स और नमक के दलदल शामिल होते हैं। ये हमने आर्द्रभूमियों के प्रकार जाने। अब आर्द्रभूमियों के महत्व क्या है। वेटलैंड दुनिया का मत्स्य उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा प्रदान करता है, ठीक। और वेटलैंड वाटरशेड की परिस्थिति में पारिस्थितिकी में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। आर्द्रभूमि कार्बन को अपने पादप समुदाय व मिट्टी के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने की बजाय संग्रहित करती है, ठीक। आर्द्रभूमि वनस्पति बाढ़ के पानी की गति को भी धीमा कर देती है, जिससे मिट्टी के कटाव में कमी आती है। दुनिया की 40% प्रजाति आर्द्रभूमि में निवास करती है। आर्द्रभूमि भोजन, कच्चे माल, दवाओं, अनुवांशिक संसाधन और जल विद्युत के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जानवरों और पौधों के लिए आवास प्रदान करती है। ये जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
आर्द्र भूमि के लिए खतरा क्यों है, मतलब खतरे में क्यों है ये आर्द्र भूमि, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शहरीकरण एक सबसे बड़ी समस्या है आर्द्र भूमियों के लिए। कैसे है, तो आर्द्र भूमियों जैसे शहरीकरण बढ़ेगा तो आर्द्र भूमियों की जो जगह है वो भी कम होगी, उनमें गंदा पानी विसर्जित होगा और जिसके कारण मिट्टी वगैरह या प्रदूषण के कारण वो समाप्त होने के खतरे पर आ जाएंगे। और निष्कर्षण मतलब जो बहाव है पानी का, वो कृषि एक प्रमुख कारण है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कृषि भूमि में परिवर्तित कर देते हैं आर्द्र भूमियों को मिट्टी डालकर। प्रदूषण भी एक सबसे बड़ी समस्या है। लवणीकरण भी एक सबसे बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन भी आर्द्र भूमि के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। अब आर्द्र भूमि का कन्वेंशन का जो मिशन है वो ये है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते हुए स्थायी और राष्ट्रीय कार्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व में सभी आर्द्र भूमियों का संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना है। ये रामसर कन्वेंशन का मोटिव है, जिससे इन आर्द्र भूमियों का संरक्षण हो सके। अब वो जो मध्य प्रदेश में है, जो पहली रामसर साइट थी वो भोज थी, जिसे 2002 में डिक्लेयर किया गया था। और ठीक, और फिर उसके बाद जो सेकंड जो वेटलैंड घोषित की गई थी वो मध्य प्रदेश में, उसका नाम है सांग सागर झील, जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश की। फिर जो थर्ड है वो सिरपुर तालाब है, जो कि इंदौर में स्थित है और इसका निर्माण है शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। और इसमें जो प्रवासी पक्षी हर वर्ष इसमें आते हैं, स्पेशलिटी है इसकी। और जो फोर्थ अभी डिक्लेयर की गई है उसका नाम है यशवंत सागर तालाब, जो भी इंदौर में है वो भी, और इसका निर्माण है होलकर महाराज तुकोजी राव तृतीय ने करवाया था। और इसका जो नाम है वो यशवंत राव होलकर द्वितीय के नाम पर है, जो तुकोजी राव तृतीय के पुत्र थे, जो इन्होंने जो निर्माण करवाया था यशवंत राव सावर का, जो महाराज तुकोजी राव तृतीय ने 1992 में इसे प्रमुख पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया। हाँ, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।